आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, कि उसके बिहाफ पर ही हम क्या क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है सीटेट एग्ज़ाम के लिए 6 to 8 क्लास की पेपर 2 के लिए। पेपर 2 की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी में हमने ज्योग्राफी, फिर एक दिन सिविक्स, फिर एक दिन हिस्ट्री, इस तरीके से क्लासेस स्टार्ट करने वाले। कल या परसों मेरी एक क्लास थी जिसमें से मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी पे डिस्कस किया था, उसमें सारी चीज़ें बताई थी पॉइंट टू पॉइंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है कि क्या, कब और कहाँ कैसे हुआ था। देखिए, अगर ये इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कि तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो क्लासेस के लिए आपको रेगुलर मिलेगी। अगर आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के लिंक में भी मैं आपको दे दूंगी, तो वहाँ से भी ज्वाइन करके क्लासेस देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, आपकी सीटेट के लिए नहीं, बहुत सारे पेपरों के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सीटेट से रिलेटेड या अदर एजुकेशन से रिलेटेड मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो प्रारंभिक कथन। देखिए, प्रारंभिक कथन का मतलब है कि जब हमारे स्टार्ट हुआ था, जब हम हिस्ट्री पढ़ना, इतिहास को जानना शुरू करे थे, तो उसके में हमारे पास अपने आप ही एक क्वेश्चन था कि कब प्रारंभिक मतलब कौन कौन से नगर बसे, कब बसे, कहाँ बसे, कैसे खान पीन है, कैसे रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में डाउट है। तो यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन के द्वारा समझाया गया है कि रसीदा का सवाल है। रसीदा एक अखबार पढ़ रही है। अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी निगाहें कितने साल पुराने चीज़ों पर पड़ी और उसे उत्सुकता हुई कि इन वर्षों में क्या क्या होता होगा और क्या क्या हुआ होगा। देखो पहले क्या हुआ था। आगे कह रहे हैं कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। हमें इसके बारे में ही, अतीत के बारे में जो कुछ भी बीत गया है, यानी कुछ भी जो भी समय हमारा बीत गया उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिल सकती है। उन्होंने ये बताया कि हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हो जिसकी याददाश्त, स्मृति मतलब होती है यादगार, समय की स्मृति हो, यानी कि उस समय, वो उस समय जब 1 साल पहले उस समय में बीता हुआ व्यक्ति उस समय होगा, तो वो आपको बता सकता है कि पहले समय की क्या क्या घटनाएं घटी हुई है। लेकिन पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। आगे देखते हैं, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। देखिए हेडलाइन कर लीजिए, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ये खेटकों मतलब शिकारी जो शिकार करता है उसको हम खेटक कहते हैं। पशुपालक किसे कहते हैं, जो पशुओं को पालता है। कृषिक जो कृषि यानी कि उपजाऊ करता है, यानी फसलें उगाता है। शासक जो एक दूसरे की लड़ाई करके अपनी जीते हैं। व्यापारी एक दूसरे के व्यापार मतलब आयात निर्यात करके व्यापारी करते हैं। पुरोहित जो ब्राह्मण होते हैं जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं। शिल्पकार पता ही है जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं। कलाकार जो डिज़ाइन करते हैं और संगीतकार जो संगीत सुनते हैं। फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे, यही नहीं, यह भी पता लगा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखे थे। आपको भी पता है कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती थी, तो उस समय उनके बच्चे क्या खेलते थे। आज के समय में आपको पता है अलग अलग पिट्ठू खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, इंटरेस्टिंग इंग्लिश एंड पोएम सुनते हैं। ठीक है, नाटक देखने में इंटरेस्ट होता है। और गीत भी कौन कौन से, उस समय के बच्चे भी गीत कौन से गाया करते थे। उस समय के गीत अलग थे और इस समय के गीत बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए कि लोग कहाँ रहते थे। लोग वहाँ उस समय जब हमारा आरंभिक स्थान
बसा था तो उस समय के लोग कैसे रहते थे, वो लोग नदी के तट पर रहा रहते थे। अब यहाँ पे मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखो मानचित्र 2 देखते हैं, मानचित्र 1 की तरफ चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे अगर नर्मदा नदी का पता लगाए तो ये हमारी नर्मदा नदी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नर्मदा नदी। इस नदी के आसपास एक गांव बसा हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है जो आपके ऊपर वाले हेडिंग में दिया गया है। आप इसमें कह रहे हैं कि यहाँ के आसपास के कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यानी नदी मतलब इसके किनारे होते हैं ना, नदी होती है उसके आसपास घर बसे होते तो उन पर रहा करते थे। यहाँ आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब जो अपना खाद्य सामग्री इकट्ठी करके, जैसे गेहूं इकट्ठा कर लिया, जो इकट्ठा करके जड़ फूल, जंगल में आसपास तो कुछ मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा उन्हें खाने के लिए, फल फूल मिल जाएंगे क्योंकि उन्हें धीरे धीरे इसकी पहचान होने लगी थी। आसपास के जंगली जानवरों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी उनको पूरी तरह से पहले से ही उनको जानकारी थी, तभी वो उन चीज़ों का अपने अनुसार भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह मतलब इकट्ठा किया करते थे। यानी कि उस समय जो कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि वहाँ के लोग जंगलों में की जानकारी थी, उनसे परिचित थे, उन्हें पता था कि कौन सी जड़ी बूटियाँ हमारे लिए फ़ायदे होगी, कौन से खाद्य सामग्री हमारे लिए अच्छी होगी। तो इसलिए इस चक्कर में उन्हें जंगल की पूरी नॉलेज यानी पूरा ज्ञान था। इस प्रकार के लोगों को हम जानवरों का शिकार भी करते थे। खेटक जो थे शिकार भी करते थे, यानी कि जो खेटक थे वो जानवरों का शिकार करके अपने अनुसार उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी नर्मदा नदी के पहले की बात करी गई है कि यहाँ पे नर्मदा नदी जो आसपास था वो कई लाख साल पहले बसे थे लोग और उसके तट के किनारे पे रहते थे, उसे हम कुशल संग्राहक कहते थे। और आसपास के जंगलों में उनकी जानकारी थी, साथ ही साथ वो जड़, फल और अन्य खाद्य सामग्री पर निर्भर के साथ साथ वे जानवरों का शिकार कर अपने अनुसार उनको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगला है इम्पॉर्टेंट, ये इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर में से भी, मैं बताऊंगी सभी, अभी आप चैप्टर पढ़ते हैं। अगला है उस समय उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में की तरफ चलते हैं, सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियाँ, ताकि आपको पता चले कि सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियों के आसपास आपके वहाँ पे कौन कौन से ये हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं उत्तर पश्चिम की बात करें, किर्थक की पहाड़ियाँ तो ये रही और सुलेमान की पहाड़ियाँ ये रही। किर्थक और सुलेमान की पहाड़ी के आसपास जितने भी हमारे क्या बसे हुए थे, लोग बसे हुए थे, उसके बारे में जिक्र किया गया है जो ऊपर दिया गया है। किर्थक की पहाड़ियाँ यानी ये आसपास के जितना भी उत्तर पश्चिम की तरफ था, तो ये उत्तर पश्चिम आपका इस साइड पड़ता है। अगर हम इसकी पार्टीशन करें तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये देखिए, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये चारों, ये भी पता होगा कि वो नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो इस जगह है वो उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में क्या कह रहे थे कि उस समय के जो लोग थे जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, उन पहाड़ियों इलाकों में, पहाड़ी पता ही है, पहाड़ी ऐसे ऐसे इलाके होते हैं, वहाँ पे घर बसे होते हैं उनके में, आपको भी पता उत्तराखंड में किस तरीके से घर बसे हुए हैं, उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी पता होती है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे, यानी कि ऐसी जगह थी जहाँ लगभग 8000 साल पहले, कितने साल पहले, 8000 वर्ष, यानी कि 8000 गिनती कर सकते हो आप, एक अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि उस समय के जो लोग थे जो पहले रहते थे, स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये क्वेश्चन आपके अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेक में से पिछले, उसमें 42 नंबर के आसपास है, जिसमें पूछा गया था कि किस जगह पर गेहूं और जौ का उपजाना शुरू हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन था कि सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियों में। तो यानी कि बीच में से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ रही हूँ। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे, क्या उन रहते थे, उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किर्थक की पहाड़ी के आसपास जितने भी लोग बसते थे वो ज़्यादातर गाँव ही थे। और गाँव में ज़्यादातर क्या उगाया जाता था, गेहूं और जौ उगाया जाता था, जिसमें से पालतू पशु पाले जाते थे, भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पालतू पशुओं को पालते थे। और ये कितने साल पहले की बात की गई है, 8000 साल पहले की बात गई है। अब हम चलते हैं उत्तर पूर्व में, पहले उत्तर पश्चिम की बात हुई, अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य
पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हम इनका पता लगाते हैं। उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। उत्तर पूर्व का आपको तो पता ही है, उत्तर पूर्व कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ये रही गारो की पहाड़ियाँ, ठीक है। और दूसरा हमारी विंध्य की पहाड़ियाँ जो भारत के हैं, यानी उत्तर पूर्व की दिशा की बात करें तो इस जगह हमने पता लगाया कि उत्तर पूर्व में कौन कौन सी पहाड़ी है। ब्रह्म नदी भी इसके आसपास दिख रही है आपको। इधर विंध्य की नर्मदा नदी, सोन नदी बहती हुई दिख रही है। तो इसके आसपास जितने भी पहाड़ी इलाके थे वहाँ पे लोग रहा करते थे। अब इसके बारे में क्या कहानी गई है, इसमें कहा गया है कि कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। इसके आगे किसके आगे, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास क्या था, कृषि सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। यानी कृषि की जो विकासता है, जिसमें हम चीज़ें उगाते हैं, उनकी ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो गया था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, यानी चावल की फसल सबसे पहले उगाई गई। और वो कौन सी जगह थी कि वो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर दिशा में स्थित था। ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब है मानचित्र पर सिंधु नदी आ गई। अब सिंधु और उसकी सहायक नदी का पता लगाओ। अब सिंधु और सहायक नदी बता देते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदी का अगर हम पता लगाते हैं तो इसी में ही आपको सारा मिल जाएगा। सिंधु और उसकी सहायक नदी, देखो सिंधु और उसकी सहायक नदी, ये सिंधु नदी देखो यहाँ पे दिख रही है, ये बह रही है यहाँ से बहते बहते ऊपर की तरफ आ रही है। उसी साइड झेलम नदी है, चेनम नदी है, रावी नदी है, फिर सतलुज नदी है, फिर व्यास नदी है। तो ये सारी नदियाँ सतलुज नदी से होकर ही बहती हुई आगे की तरफ जा रही है और कहीं और मिल रही है। अगर हम दूसरी गंगा नदी के किनारे की बात करें तो गंगा नदी ये है। गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी भी बह रही है, निकल रही है। फिर आगे बहते बहते अलग से भी किनारे बन रहे हैं जिसमें गंगा नदी आगे बहते 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 गंगा नदी, फिर यमुना नदी मिल रही है, फिर चंबल नदी मिल रही है, फिर सोन नदी मिल रही है। तो यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नदियों की हो रही है। ये मैंने आपको नदियों के बारे में बता दी, कौन कौन सी सिंधु नदी से होते हुए झेलम नदी, चेनम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और व्यास नदी। ठीक है, अब इसमें इसकी तरफ चलते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि जो नदी है, जो सिंधु नदी है, सहायक नदी उन्हें कहते हैं। जो एक, अब नदी एक जा रही है यानी सिंधु नदी, और उसमें आपको पता है झेलम नदी भी बह रही है, चेनम नदी भी बह रही है, सतलुज भी बह रही है। तो ये जो नदी बहती है ना, एक छोटी सी नदी से एक बड़ी नदी मिल जाती है, यानी बहुत सहायक, ये सारी सहायक नदी है। और इससे मिल रही है वो एक सिंधु नदी से मिल रही है, तो उसको हम कहेंगे सहायक संधि, जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक फल फूल और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे कह रहे हैं। सबसे पहला एक बार इसको समझते हैं। वो कह रहे हैं कि 4700 वर्ष पूर्व, यानी 4700 वर्ष पहले नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे थे। यानी कि इस नदी, जो सिंधु नदी है, इसके नदी के आसपास एक सिंधु सभ्यता की बोल सकते हैं नगर बसे थे। और उन नगरों में गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा के बारे में डिस्कस किया था क्योंकि गंगा की जितनी भी सहायक नदी हैं और उसके समुद्र तटवर्ती किनारे, उनके समुद्र के किनारे जगह होती है जहाँ पे नगर बसे थे। तो वो नगर जो बसे थे वो 2500 वर्ष पहले बसे थे। और ये नदी के आरंभिक लोग कहाँ थे, 4700 वर्ष पहले। ठीक है, दो बातें कही गई है। एक बात में कहा है कि एक सहायक नदी जब बड़ी नदी में मिलती है तो हम उसको सहायक नदी कहते हैं। 4700 वर्ष पहले आरंभिक नदी बसे थे, जो गंगा उसकी सहायक नदी, और तटीय किनारों में 2500 वर्ष पहले बसे थे। अब आगे कहते हैं सोन नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी, जिसके बारे में आपको जिक्र करा है। सोन नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए अभी आपको सोन नदी की तरफ ले चलते हैं जहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सोन नदी के आसपास जो है वो हमारी कौन सी नदी, देखो गंगा नदी के आसपास ये रही सोन नदी। सोन नदी इस साइड है और सोन नदी किससे मिल रही है, गंगा नदी से ही बहते हुए सोन नदी अपनी अलग से निकल रही है। तो यहाँ पे सोन नदी के बारे में जिक्र हुआ है। क्या जिक्र हुआ है, जो दक्षिण की तरफ बहती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध राज्य जो था वहाँ पे बसा हुआ था और उसको हम पुराने समय में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसमें शासक जो थे, इसके जो राजा महाराजा शासक थे, सैनिक थे, वो शक्तिशाली थे और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और उसके और अन्य देशों में ऐसे हिस्से की स्थापना की गई थी। उन्होंने विशाल साम्राज्य भी स्थापित किया गया था और आसपास के शक्तिशाली देश को अपना को मजबूत बनाने के लिए वो सब ये कर रहे थे। आगे कह रहे हैं उस समय के जो मगध राज्य में जो बसा होता वहाँ के लोग सदा उपमहाद्वीप यानी दक्षिण एशिया की तरफ जो जाने वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहे हैं कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी पहाड़ों पर, रेगिस्तानों पर, नदियों पर, समुद्र के कारण जोखिम बड़ी आवाज़ भी उठानी पड़ती। कभी वो पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, तो एक जगह से दूसरे जाने में दिक्कत होती थी और यात्रा करना असंभव ही होता था। कभी कभी लोग
काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक जगह से दूसरा, देखो यहाँ पे अगर भूखलन आ जाए या फिर लैंडस्लाइड आ जाए तो इस तरीके में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जाने वाले दिक्कत तो होती है, कुछ भी हो सकता है वटेवर। तो कभी कभी सेनाएं एक जगह से दूसरी जगह विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा के लिए वहाँ पे कब्जे और ये जानकारी हासिल करते थे। और गाँव से एक जगह से गाँव कस्बे, मतलब छोटे छोटे गाँव के अलावा छोटे छोटे जिले होते हैं जो जिसमें हमें कब्जे कहते हैं, तो उस कब्जे में जाया करते थे और लोग वहाँ से रोचक कहानियाँ स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वंश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने के अवसर मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। यहाँ पे एक थॉट है जो मानचित्र वन में दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उत्तर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार आदि देशों को दर्शाता है। हम चलते हैं मानचित्र की ओर ताकि आपको क्लियर पता चले कि मानचित्र में आपको मैं सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर दे रखा होगा तो इस साइड पे सारे चीन और ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया की बात कर रही है, तो दक्षिण एशिया की तरफ ये सारी जगह है जहाँ पर यहाँ पे ये ऐसे दक्षिण एशिया के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण एशिया के एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता और उसकी एशिया में समुद्र और पहाड़ी और तटीय पर्वतों से बढ़ने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण एशिया को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं आज के लोग यात्रा क्यों नहीं करते थे। अब इसके बारे में मानचित्र 1 में देखो एक बारी हम देखते हैं। पहाड़ों, पर्वतों, नदियाँ उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करें। हालांकि लोगों की सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा उन्होंने करके दिखाया। पर्वतों को छुआ, गहरे समुद्र को पार भी किया और उपमहाद्वीप के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर बस गए। यहाँ के लोग क्या थे कि पहले के लोग जोखिम उठा लेते थे, लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस महाद्वीप के आगे, जो इस उपमहाद्वीप का जो नक्शा है, जो प्राकृतिक मानचित्र के बारे में बातचीत की जा रही है, इसके बारे में आपको नदियाँ भी हैं, पहाड़ों के बारे में भी बात हुई है। फिर यहाँ पे भी गारो के पहाड़ हैं, ठीक है, सतपुरा नदी है, पश्चिमी घाट भी है, नदी कृष्णा नदी है, ढक्कन का पहाड़ है, पूर्वी घाट ये रहा। तो यानी कि अरब सागर की तरफ नर्मदा और कावेरी नदी की तरफ बहती है, और इधर हमारी गोदावरी, कृष्णा, तो ये नदियाँ बहती है, महानदी भी है। तो यानी ये सब जो नदियाँ हैं ये कहीं ना कहीं हमें डिस्क्राइब करेगी उस समय के पहाड़, नदी को पार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने उस जगह को पार करके अपनी चीज़ों को हासिल करना चाहा। ठीक है, ये कहने का अभिप्राय है। अब वहाँ के लोगों के आगमन ने हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की भी जानकारी मिली। वहाँ पे लोग अलग अलग तरह तराशने लगे। जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे हमें संगीत भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, नए तरीके के सोच विचार भी मिलेंगे, तो वही चीज़ को अपनाते थे। अब है देश का नाम। अब देश का नाम क्या है कि हमारा जो पहले था, जो देश के नाम के पास था, अपने देश के नाम पर आया इंडिया था, जो आज भी है। भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जो संस्कृत में सिंधु नदी से कहा जाता है। एटलस में अगर ईरान और यूरान का पता लगाए, एटलस देखेंगे, ईरान और यूरान की तरफ जाएंगे और वहाँ पे पता लगाएंगे 2500 वर्ष उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, अगर हम परे पूर्व 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम हमारा जिस साइड होगा, इस साइड जो होगा एरिया, वो वहाँ पे ईरान और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और हिंदोस में रहने वाले हिंदोस और इंदोस कहा। और इस नदी के जो पूर्व में था, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा जाता है। इसके पूर्व में, ये पश्चिम है तो इसका पूर्व की साइड होगा, इसका पश्चिम है तो नीचे की तरफ यहाँ पे इस साइड हमारा पूर्व होगा। तो इस साइड के जो पूर्व दिशा के लोग रहते थे वो उसको क्या कहते थे? इंडिया कहा जाने लगा। भारत में भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, अब यहीं पर ही उत्तर पश्चिम है, में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था, जिन्हें संस्कृत के आरंभिक मतलब 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, अगर हम मानचित्र में देखें तो मानचित्र में उत्तर पश्चिम की तरफ बात की गई है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ एटलस में देखेंगे तो इस साइड पे जो था, जो हमारे जिसकी बात की गई है, उस समय जो लोग रहा करते थे वो भारत को हमें किस तरीके से पुकारते थे? हिंदोस और इंदोस की तरह पुकारते थे। और हमारे देश में अलग अलग नामों से ईरान और यूनान के रोली के जो एक ग्रुप था, जो नदी के यानी सिंधु नदी यानी कि मगध राज्य की जो सिंधु नदी के बारे में हमने पता किया था, तो उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे उस समय के लोग उन्हें क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। और जो भारत नाम जो फेमस हुआ था वो उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था। और इसकी सारी जो डिटेल है भारत की, वो हमें ऋग्वेद में 3500 वर्ष पुरानी में मिलती है। ठीक है,
आगे है अतीत के बारे में कैसे लगाएं। अब अतीत की जानकारी में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त होती है। इसका तरीका सबसे अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के उपयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ, यानी हाथ से लिखा हुआ। ये मैंडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पे लिखी जाती थी, क्योंकि ये भोजन पत्र भी आपको यहाँ पे दिखा देती है। ये भोजन पत्र है जिसको हम पांडुलिपि को लिखा जाता था, और बड़ी ही आसानी से इसकी जो भाषा थी वो अलग थी, और उस समय की जो भाषा होती थी वो अलग अलग होती थी। यहाँ पे भी एक थॉट दिया गया है, एक संदर्भ दिया है कि लगभग कितने हजार साल पुरानी है। ये 1000 साल पुराना है। ये किताब में पढ़ने के बाद ताड़ के पत्तों को काट कर अलग अलग हिस्सों में बांध जाता था, और भूज पेड़ की छाल से बनी हुई एक ऐसी पांडुलिपि हम यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो आपकी यहाँ पे पिक्चराइज में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं इस पांडुलिपि को अब है या नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी। कई बार होता है कि चीज़ें हमारी के रखते हैं तो हमें मिल जाती है, और बहुत सारे मंदिरों विहारों में जहाँ पे हमें सुरक्षित रखता था वहाँ पे उसको रखते थे। तो यहाँ कह रहे हैं इतने वर्षों में इतनी पांडुलिपि को तो किसी ने कीड़े खा लिए हैं, तो कुछ नष्ट हो गई है, क्योंकि पेड़ की खाल से लिखा हुआ है, वो कितने दिनों तक रहेगी, वो कहीं ना कहीं खराब हो गई। और ऐसी कुछ पांडुलिपियाँ हैं जो पांडुलिपियाँ मंदिरों विराहों मतलब गुफाएं जो बनाते थे उसमें हैं। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यता और व्यवहारों और राज्यों के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी के विषयों में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, रचना और नाटक इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। इस पांडुलिपि में ये सारी चीज़ें इनको लिखी हुई मिली है। जो 2 भाषाओं में सबसे ज़्यादा हुई थी वो प्राकृत और तमिल। बाद में इसका प्रयोग प्राकृत भाषा में आम लोग भी करने लगे। प्राकृत भाषा सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा मानी जाती है। उसके बाद हमारी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ में हमें मिलती है। अब आता है अगला टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? जो पत्थरों पर उकेरे जाते हैं, जो अपनी जानकारी देते हैं या अपने जीवन का लोखा जोखा देते हैं। राजा महाराजा अपने शासक जो होते हैं अपनी लड़ाई योद्धा का जोखा देते हैं, उसको हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के बारे में जानकारी हमें मिलती है तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख होता है, हम अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं ऐसे लेख या पत्थर जो धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए, मतलब पत्थरों से ठोककर मतलब मारकर बनाए गए हैं। कभी कभी शासक अन्य लोगों और आदर्शों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जो राजाओं और रानियों के अन्य स्वीकारों और विवरण के लिए उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित करने वाले लेखा जोखा का भी ध्यान रखते थे। यानी कि उनका कहने का अभिप्राय कि जो अभिलेख तैयार किए जाते थे वो अभिलेख की उनकी जानकारी पता कि आगे वाले लोग समय जो है वो उसको पढ़ सके। लगभग 2250 साल पहले ये अभिलेख है। ये वाला अभिलेख है जो हमें अशोक नामक ने अपने आदर्श पर बनाया था। ये 7वीं कक्षा में अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी लिपि का प्रयोग अक्षरों और संकेतों के द्वारा बनाया जाता है या बनी होती है, और इसका मतलब होता है कि कुछ भाषा में रचा गया है जिसको हम पढ़ सकते हैं। यह अभिलेख प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामिक नामक 2 लिपियों के बारे में लिखा गया है जो हाथ से चिन्हित की गई है। तो यानी कि हमें पता चला कि अतीत के बारे में 2 चीज़ें, पांडुलिपि के बारे में पता चला और एक अभिलेख के बारे में पता चला। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। जो अभिलेख या पांडुलिपि की खोजबीन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष और चित्रों और मूर्तियों ये का अध्ययन करते थे। अब जो पुरातत्व है वो क्या करते थे, काम अध्ययन करते थे। वे औजारों, पत्थरों और बर्तनों, आभूषण, सिक्कों की पार्टी की छानबीन और खुदाई भी करते थे। तो उस समय के जो लोग थे क्या करते थे, बहुत सारे लोग अपनी अगर पुरातत्व है जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमें जो खोजबीन करते थे तो उसकी जानकारी के आधार पर हमें चीज़ें मिलती थी। तो उस समय जो चीज़ें बनी हुई थी ईंट, पत्थर और चित्रों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। ये मटके बने हुए हैं यहाँ पे। ये एक पात्र बना हुआ है मटकी का, ये एक पात्र बना हुआ है जिसमें से हमारे 4700 वर्ष पूर्व है, और 4700 वर्ष पूर्व पहले के लोग जो यहाँ पे चांदी का एक सिक्का भी मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे चांदी का सिक्का भी दिखा देती हूँ। और ये सिक्के जो आज के समय में सिक्के से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज के सिक्के तो आपको गोल मिलेंगे, यहाँ पे चांदी के सिक्के से अलग है। पुराना चांदी का 4700 वर्ष पहले नगर में प्राप्त हुए थे।
इस समय के जो लोग थे वो औजार बनाते थे, पत्थर बनाते थे, हथियार बनाते थे। किससे बनाते थे? मीट और पत्थरों के औजारों से बनाते थे, आभूषण बनाते थे और छानबीन करके खुदाई भी करते थे। यानी सारी सारी चीज़ें खुदाई कर कर हमें मिली है। इनमें से कुछ पत्थर जो परखी हुई मिट्टी है और धातु से बनी होती थी। जैसे धातु हमने बता दिया, उस समय की धातु एल्युमिनियम हो गया या फिर कोई चीज़ हमें वस्तु हो गई, तो उसको कठोर तरीके से जल्दी नष्ट ना होते थे, क्योंकि वो मजबूत बनते थे और इतनी जल्दी आसानी से नष्ट भी नहीं हो सकते थे। उनको तोड़ोगे भी तभी नष्ट नहीं होंगे, अगर हम उनको नष्ट करने का तरीका कुछ और ही होता है। तो उस समय के पुरातत्व हमें पता चल गया कि उस समय के पुरातत्व पत्थर और ईंट से बनी हुई चित्र बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, औजार बनाते थे, पत्थर बनाते थे और आभूषण वगैरह या सिक्के वगैरह की छानबीन मिली है, जो पक्की होती थी और जल्दी से नष्ट होने वाली नहीं होती थी। पुरातत्व से पता चला कि हमें उस समय के जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते थे, हड्डियाँ मिली है, यानी कि उन्हें इससे पहले जानकारी जानने में मदद मिलती थी कि अतीत के लोग क्या खाते थे। यानी कि वो अलग अलग जगहों का गेहूँ, जिसमें हमने पहले भी आगे भी पढ़ा इस चैप्टर में, जिसमें हमें सबसे पहले भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सारे पालतू जानवरों को पालते थे और उन्हीं का ही अवशेष हमें जल्दी मिलेगा। वनस्पति के लिए भी अवशेष मिले हुए हैं, जो अन्न के दाने और लकड़ियों के टुकड़ों के कारण जले हुए मिले हैं। तो उससे हमें जानकारी मिली कि उस समय अन्न यानी कि गेहूँ या जौ का उपजाना शुरू कर गया था, तो उसी की भी हमें उससे प्राप्त हुई है जानकारी। अगला है, हमने तीनों पढ़े हैं कि जो ये तीनों है, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व की जानकारी हासिल करने वाले को इतिहासकार कहा जाता था, जो स्रोत शब्द से प्रयोग किया गया। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, अतीत की जानकारियाँ करते हैं, इकट्ठी करते हैं और हमें जानकारियाँ देते हैं। स्रोत के माध्यम से अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण, यानी कि हमें ये जो जानकारियाँ मिलती है, कहने का अभिप्राय है इनका, जो हमें जितनी भी जानकारियाँ मिलती है, ये पुराने समय में हमें इसको दोबारा पुनर्निर्माण कर सकते हैं, दोबारा से हमें रिप्रोटेक्शन कर सकते हैं, कहने का अभिप्राय है। इतिहासकार और पुरातत्व उन जासूसों की तरह होते हैं जो स्रोतों का प्रयोग सुहाग के रूप में भी अतीत को, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे खोजबीन करके हमें जानकारी देते हैं और हमें जानकारी आसानी से मिल जाती है। अगला है अतीत के बारे में, अतीत एक है या अनेक है। देखिए, अतीत के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि अतीत एक है, यानी अगर हम देखें अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के, यानी बहुत अनेक है। एक होता है जहाँ पे एक वचन की बात की जाए, एक ही चीज़ की बात, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली है। ध्यान देने वाली है कि अलग अलग समूह के लोग अलग अलग अतीत के बारे में अलग अलग मानते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों, किसियों का जीवन राजा महाराजाओं के जीवन से बिल्कुल अलग था। आपको भी पता है, पशु पालते थे, राजा महाराजा अपने आराम से रहते थे, उनके पास खान पीन का सामान था, रहने की जगह थी। तो यानी कि ये सारी डिफरेंट इसलिए था। व्यापारियों के जीवन, शिल्पकार, व्यापारी मैंने आयात व्ययात करके अपना गुजारा बसर करते थे, जबकि शिल्पकार क्या करते थे, अपनी मूर्तियाँ बनाकर अपने जीवन का दूसरा करते। तो बहुत डिफरेंट है। हमने देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के व्यवहारों को देखा है, यानी कि बिहेव को देखा है, उनके रीति रिवाज को देखा है। उनकी परंपरा अलग थी, उनके धर्म अलग थे, उनके काम तौर के तरीके अलग थे, उनका रहन सहन अलग था। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, पालन करते थे। आज जो अंडमान निकोबार के द्वीप के अगर हम समूह की बात करें, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मछली खाते थे। आसपास क्या था, पानी ही पानी था, तो हमें उन्हें मछली पालन सबसे ज़्यादा वहीं पर होता था। तो वहाँ के जो भोजन उन्हें मिलता था, वो मछली खाते थे। जानवरों का शिकार होते थे, फल फूल जंगल ही जंगल थे, तो उन्हें जानकारी भी उस समय के लोग जो रहते थे अंडमान निकोबार में, तो उनको जानकारी भी उससे। अगर हम इसके विपरीत शहर की बात करें, तो वहाँ पे खाद्य पूर्ति होगी, जहाँ पे सामान हमें आसानी से मिल जाएगा, है ना। रहने वाले खाद्य पूर्ति और अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। और वो तरह अतीत में कितना भेदभाव आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना, यानी अतीत में अनेक जानकारी हमें हासिल हुई है, तो इसलिए हमें उसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। इसके अलावा एक और भेद था, उस समय के जो शासक थे वो अपनी विजय जोखा लगते थे, यानी अभिलेखों पर अपने कृत कराते थे। यही कारण है कि उन शासक में लड़ाई लड़ने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। जो शिकार, पशुओं और संग्राहक, जितने भी शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, जो कि वो उनकी, जैसे अगर एक होता है राजा महाराजा अपने जीवन की लेखा जोखा का हमें आजकल जानकारी मिली है, लेकिन उस समय के जो नीचे समझे जाने वाले थे, जैसे कृषक हो गया, पशुपालक हो गया, इनकी जानकारी हमें मिलती ही नहीं थी। तो पुरातत्व की सहायता से हमारे जीवन को जानने में थोड़ी सी मदद मिली, क्योंकि वो रखते नहीं थे, तो हमें उन्हें खोजबीन करके ही तो मिली। हालांकि अभी भी बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। अब है इम्पोर्टेंट, अतीत
तिथियों का मतलब ये होता है कि हमें डेट्स होती है, जैसे 1986 होती है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होती है, तो ये जो सन होते हैं किससे काउंट किए जाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी देने की आवश्यकता है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया था यह गणना ईसा मसीह के धर्म प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह के जन्म की तिथि से गिनी जाती थी, जिसे अतः 2000 वर्ष पहले तात्पर्य कहा गया था। इस ईसा मसीह के जन्म में 200 वर्ष के बाद जो थी वो हम 200 वर्ष के बाद हमें यानी 2000 वर्ष के बाद काउंट किया जाता था। ईसा मसीह के जन्म से जितने भी पहले, पूर्व मतलब पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व कही जाती थी, यानी ईसा मसीह से जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कही जा रही है। 2000 आरंभिक बिंदु मान्यता के रूप में तिथि का उल्लेख किया गया था। तो यानी कि हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमें आरंभिक नगर बसे, कैसे नर्मदा नदी बसी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किर्थक और जो हमारी दूसरी सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास क्या मिला। फिर हमने पढ़ा कि उस समय के जो मध्य और गारो के पहाड़ियाँ थी उसमें हमें क्या कृषि करना, आरंभिक कृषि शुरू हो गई थी जिसमें से सबसे ज़्यादा चावल की उपज हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और फिर इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, तिथि और अंग्रेजी के बारे में पढ़ते हैं। जो अंग्रेजी में हमें ईसा पूर्व से बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, कभी कभी इन तिथियों को LD के नाम से लिखी जाती थी, एडोनोमी, जो 2 लैटिन भाषा के शब्द ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से काउंट किया जाता था। यानी कि इसको AD की जगह पे CE, BC की जगह पे BC का प्रयोग करने लगा, जिसका कॉमन बिफोर एरर क्या मतलब होता है कि कैलेंडर के अनुसार 200 वर्ष पहले का जो कैलेंडर बना हुआ था उसका प्रयोग किया गया था। अंग्रेजी में BP यानी बिफोर प्रेजेंट, यानी बिफोर यानी पहले से, यानी कि वर्तमान से पहले के समय की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ 1000 साल पहले हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का 47वां वर्ष हुआ था। गंगा नदी और उसके आसपास का बड़ा नगर था जिसमें हमें बात की गई है 2500 वर्ष, और वर्तमान समय 2000 वर्ष का भी उद्घाटन हुआ था, जिसमें हमें ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। उस चैप्टर में से क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला नया एरर, क्रिश्चियनी एरर जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत किया जाता है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के मिश्रण से विकसित नया एरा। तो इसमें से ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमें क्रिश्चियन के द्वारा दिया गया, यानी कि जिसमें हमें बाद में चेंज कर दिया गया था, क्रिश्चियन यानी जो कि अब विश्व के अधिकांश देशों में स्वीकृत है। कभी कभी हम क्या करते थे कि आफ्टर की जगह यानी AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग करते थे। तो CE के अक्षर कॉमन एरर यानी BCE बिफोर कॉमन एरर के लिए होता है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है इज B। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जाता है? आपको भी पता है सन 2012 जो है अब जो लिखा जाता है यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ऑप्शन है आपको भी पता है कौन सा ऑप्शन है कि ये BC तो नहीं है, AP भी नहीं है, EP नहीं है, AD इज राइट ऑप्शन। पांडुलिपि और अभिलेख में निम्नलिखित 2 कथन है, पहला और दूसरा। विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही उत्तर का मतलब है कि इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला पढ़ते हैं, पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तौर से भोजपत्र पर लिखी जाती है। दिस इज द राइट। ठीक है, आपको भी अभी पढ़ा था हमने। अभिलेख पत्थर और धातु के अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है। दोनों ही आंसर राइट है। अगर हम दोनों का देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बोथ आर दी ट्रू। अगला क्वेश्चन, BCE का तात्पर्य क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BC का है बिफोर, यानी कि आपने अगर पढ़ा होगा डीपली तो इसका आंसर आसानी से देंगे। क्राइस्ट नहीं है, क्रिसिस नहीं है, और राइट ऑप्शन इज बिफोर कॉमन एरा। निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू कर अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कौन से समय में कौन से काल की बात की गई है। जो ये वाला ऑप्शन में अगर हम देखें ऋग्वेद की, जो अगर हम स्थापना देखें तो ऋग्वेद हमारा जो है 3500 की रचना थी। अगर इसमें ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऋग्वेद का जो सन बताया जाता है वो 3500 वर्ष है जो हमने इसमें पढ़ा है। बाकियों का अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे बात करें, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य समाज की रचना और बौद्ध धर्म, ये चारों ही हमें दे रखा है, जिसमें से मैंने 3500 वर्ष पूर्व जो आपको बोला है ऋग्वेद की रचना हुई थी। यानी कि ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य का जो उत्थान हुआ था तो वो मौर्य साम्राज्य
यानी मौर्य साम्राज्य की रचना हुई थी वो 1322 ईस्वी के पूर्व आसपास हुई थी और चंद्रगुप्त काल के समय हुई थी। जो और उसके बाद 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व की बात करें तो धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बौद्ध धर्म यानी कि सेकंड नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर इज हमारा, अगर हम देखें फर्स्ट नंबर इज हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, सेकंड नंबर इज बौद्ध धर्म का हुआ था। जो हमारे तीसरा जो महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था आई थी जो उत्तर वैदिक काल की आई थी, तो 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व की बात की गई है इसमें माना जाता है। जबकि ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। अगर इसकी जो हमें जो यहाँ पे दे रखी है या 3500 वर्ष दे रखी है, 3500 वर्ष पूर्व दे रखी है, लेकिन इसकी हमारी 1000 ईस्वी यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ईस्वी पूर्व बोल रही हूँ, ईस्वी पूर्व, ईस्वी पर ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हमें पता चल गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज मौर्य, सेकंड ऑप्शन इज बुद्ध, थर्ड ऑप्शन इज वर्ण एंड फोर्थ ऑप्शन इज रन, यानी कि सी, जहाँ सी होगा CDBA, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला ABC कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था, इसके ऊपर चलते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। इस ऑप्शन में पढ़ते हैं पहले, कई नदियों जैसे गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती है। देखिए गंगा और सोन नदी की बात करें तो कई नदियों से मिलकर बनती है। तो जो गंगा नदी के आसपास ही जो बहुत सारी नदी बहती है। मगध एक हिस्सा जो जंगलों से बड़ा है, ये राइट है। इस क्षेत्र में लोहा अश्क की खदानें कहीं ना कहीं ये डाउट में है कि राइट है नहीं है। हम इसका अगर डिस्कस करें तो पहला ऑप्शन इज राइट और दूसरा ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अगर हम ऑप्शन देखें और हम यह चेक करते हैं कि इस क्षेत्र में लोहा अश्क की खदानें हैं या नहीं है, इसके बारे में है कि जो मगध राज्य बना था वो आज से 200 साल पुराना बना था। हम इसकी बात करते हैं क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदी इसी से होकर बहती थी। इसके राज्य थे, वहाँ के आसपास की जो सुरक्षा थी और उपजाऊ भूमि थी। जो इसके पास पानी होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली है कि उपजाऊ भूमि होगी, जंगल होगा, लकड़ियाँ होंगी और खाद्य सामग्रियाँ भी होंगी, यानी लोहा अश्क भी होगा। और लोहे के लिए हम किस लिए प्रयोग करते थे, लोहा में हम हथियार बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो हमारा जो तीनों ही ऑप्शन हमें राइट है, तो यानी कि हम फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला, मनुष्य के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहने वाले आरंभ किया था। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र था, जो आपको आसपास पता होगा। सुलेमान और कृथक की पहाड़ियों के आसपास जो था, राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज राइट। आगे करते हैं फटाफट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो अगर इसका ऑप्शन देखिए तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाना जाता था। इसका ऑप्शन इज राइट इज फर्स्ट क्यों जाना जाता था, क्योंकि 6ठी शताब्दी में ईसा मसीह से पूर्व हुआ था और इस गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में बिहार के गया, पटना, शाहबाद जिलों में विशेष जानकारी थी और यहाँ पर रहने वाले हर्ष वंश के शासकों का राज्य स्थापित हुआ था और 1616 महाजनों में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। अगला है, भारत में लोगों के एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह डैश में रहने वाले थे। अगर हम इसका देखें तो भारत में आगमन हुआ था 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था, जिसमें कई कबीले भारत में आए थे। कबीलों में से भरत भी एक कबीला था जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच से आया था और सबसे ज़्यादा वहाँ था उत्तर पश्चिम भारत में बसा हुआ था। और कबीले का राजा जो था सुदास था, जिसके दशरथ राज युद्ध में भाग लिया था। यानी कि इसका देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। गेहूं और जो अभी ही रिसेंटली पेपर हुआ उसमें से क्वेश्चन आया है, जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्षर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। अगर हम गेहूं और जौ की बात करें तो इसमें आता है गारो हिल्स, मालवाल, गिरी हिल्स, तो है नहीं। इसमें जो हमें गेहूं और जो हमें मिला था वो सुलेमान और कृथक की हिल्स के पास मिला था। अगला क्वेश्चन, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी तट पर रहते थे, निम्नलिखित किस नदी के तट पर रहते थे, सही विकल्प का चुनिए। देखिए कौन सी नदी थी, जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जिक्र हुआ था जो हमारी नर्मदा नदी के बारे में। सोन नदी तो गंगा नदी के आसपास थी, यमुना नदी का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था और गंगा नदी के आसपास ही सोन नदी की बात हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन इज सेकेंड। ये मैंने कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए है, जो आपको ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा। भारत में सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान कौन सा था जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले कृषि का विकास आपको भी पता है कौन से हुआ था, गारो हिल्स में हुआ था, सुलेमान या कृथक हिल्स में हुआ था, या सिंधु घाटी में। ऑप्शन इज फर्स्ट, ठीक है। अगला है, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास के क्षेत्र में कौन सा विशाल राज्य स्थापित हुआ था, पाटलिपुत्र, मगध या विंध्य
या इनमें से कोई नहीं। मगध राज्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। भारत और या देश के लिए 2500 वर्ष में ईरानियों ने सिंधु को क्या कहा था? ये आपका ऑप्शन है। अगर आप देखो, सिंधु या इंडिया कहा था, भारत या भारत कहा था, हिंदोस या हिंदूस कहा था, इंडिया या हिंदोस। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़न होंगे। आपको अगर पढ़ा होगा, जो भी मैंने पढ़ा है उसी में से, तो हिंदोस और इंदोस सही राइट आंसर। अगला है, उत्तर पश्चिम में भरत नाम का प्रयोग किस कृति में मिलता है? उत्तर पश्चिम में अगर भरत नाम का प्रयोग करें तो ऋग्वेद में मिलता है। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले किस पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है? नारियल का पेड़, ये तो बहुत ईजी है, केले का पेड़, आम का पेड़, भुज नामक पेड़ से लिखी जाती है। पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष चित्रों मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों हथियारों बर्तनों की प्राप्ति के लिए के लिए खुदाई करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ये वो जो इनकी खुदाई करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार भी नहीं कहते, अध्ययन भी नहीं कहते, ना अतीत कहते। अगला ऑप्शन देखते हैं, एनो डोमिनी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है, ईसा मसीह के जन्म के बाद है, ईसा मसीह के प्रवर्तक के सरकार द्वारा प्रवर्तक है, या आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय है? तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम देखेंगे, ईसा मसीह आफ्टर, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का ऑप्शन इज नो। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष नहीं है, ईसा मसीह के जन्म के आफ्टर डोमिनी, यानी डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद है। अगला है, पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्व के ज्ञान से जानकारी के लिए इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन अगर आपने देखो, ये आपके लिए है, या आप इसको सॉल्व करें, इसका आंसर मुझे बताइए। जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पहले टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद MCQ करेंगे, यानी कि प्रीवियस के पेपर करेंगे। उसके बाद आपको ईजिली पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से डीपली पूछा जा सकता है, कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।